आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 1980 की एक रोमांस ड्रामा मूवी को जिसका नाम है द ब्लू लगून। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एमा और रिचर्ड नाम के दो बच्चों को। ये दोनों रिचर्ड के फादर आर्थर के साथ सैन फ्रांसिस्को जा रहे थे। एमा के माता पिता की मौत के बाद एमा आर्थर के घर में ही रहती थी और एमा और रिचर्ड्स कजन्स थे। आर्थर शिप के कैप्टन के पास जाता है और उसे आने वाले तूफान के बारे में आगाह करता है। वहीं एमा और रिचर्ड उस शिप के शेफ पैडी के रूम में जाते हैं और वहां पर उसकी कुछ पर्सनल फोटोज को देखते हैं। पैडी उन्हें वहां देख लेता है और रिचर्ड की पिटाई करता है। तभी उस शिप पर आग लग जाती है। पैडी एमा और रिचर्ड को एक बोट में बिठा देता है और आर्थर दूसरी बोट में बैठ जाता है। शिप में लगी आग से काफी धुआं होता है और रिचर्ड और एमा की बोट आर्थर की बोट से दूर हो जाती है और ये तीनों उसी बोट में रात को गुजारते हैं। अगली सुबह पैडी उठता है और देखता है कि इनकी बोट समंदर में काफी अंदर आ चुकी है। पैडी को पास ही में एक आइलैंड दिखाई देता है और वो बोट को उस आइलैंड की तरफ ले जाता है। आइलैंड पर उन्हें पीने का साफ पानी, खाने के लिए फ्रूट्स मिलते हैं। रिचर्ड को वहां पर एक ह्यूमन स्कल भी मिलता है, इसलिए पैडी उन्हें वहां से थोड़ा दूर ले जाता है क्योंकि उसे पता था कि ये जगह खतरनाक साबित हो सकती है। रास्ते में एमा कुछ बेरीज खाने वाली होती है पर पैडी उसे रोक लेता है। पैडी कहता है कि अगर उसने ये बेरीज खा ली तो वो हमेशा के लिए सो जाएगी। पैडी एमा और रिचर्ड को उस टापू के ऊपर एक पहाड़ पर ले जाता है और वहां पर ये अपने लिए एक टेम्परेरी घर बनाते हैं। पैडी एमा और रिचर्ड का ख्याल रखता था। पैडी उन्हें मछली पकड़ना और खाना बनाना भी सिखाता है। पैडी उन्हें आग जलाना भी सिखाता है ताकि ये दोनों किसी बोट को हेल्प के लिए सिग्नल दे सकें। पैडी एमा और रिचर्ड को कहता है कि वो किसी भी कीमत पर टापू की दूसरी तरफ ना जाएं। पैडी कहता है कि टापू की दूसरी तरफ बहुत बुरे लोग रहते हैं जो लोगों को मार कर खा जाते हैं। पैडी एमा और रिचर्ड से कहता है कि ये लोग बुगीमैन हैं, अगर तुम वहां जाओगे तो ये तुम्हारी बलि देकर तुम्हें खा जाएंगे। पैडी इन दोनों से कसम खिलवाता है कि ये दोनों कभी भी टापू की दूसरी तरफ ना जाएं। इसके बाद ये तीनों उसी टापू पर जिंदगी को एंजॉय करने लगते हैं। एमा और रिचर्ड पैडी के साथ खेलते, पैडी उनके लिए खाना बनाता और रहने का बंदोबस्त करता था। ये तीनों इसी उम्मीद में थे कि कोई इन्हें एक दिन रेस्क्यू करने के लिए जरूर आएगा। एक रात पैडी शराब के नशे में टापू की दूसरी तरफ चला जाता है। सुबह एमा और रिचर्ड देखते हैं कि पैडी वहां पर नहीं है, इसलिए ये दोनों भी उसे ढूंढने के लिए टापू की दूसरी तरफ चले जाते हैं। ये दोनों देखते हैं कि पैडी वहां सो रहा था। काफी देर तक पैडी को उठाने के बाद भी पैडी नहीं उठता। रिचर्ड पैडी को पलटता है और उसे पता चलता है कि पैडी की मौत हो चुकी है। ये देखकर एमा बेहोश हो जाती है और रिचर्ड उसे बोट में रखकर टापू की दूसरी तरफ ले जाता है। पैडी की मौत के बाद एमा काफी रोती है। रिचर्ड एमा को हिम्मत दिलाता है। पैडी की मौत के बाद रिचर्ड खाना इकट्ठा करने की जिम्मेदारी लेता है और वो मछली पकड़ता और उसे पकाता भी था। रिचर्ड और एमा टापू की दूसरी तरफ जाते हैं और वहां पर अपना नया घर बनाते हैं। धीरे धीरे एमा और रिचर्ड जवान हो जाते हैं। इन दोनों की बॉडीज में कुछ बदलाव आते हैं और ये दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होने लगते हैं। क्रिसमस की सुबह रिचर्ड एमा को जगाता है और कहता है कि रात को वहां पर सेंटा क्लॉज आया था। एमा वहां सेंटा क्लॉज के पैरों के निशानों को देखती है और सेंटा क्लॉज के द्वारा दिए गए गिफ्ट भी वहां रखे हुए थे। उस गिफ्ट में कुछ मोती थे। एमा समझ जाती है कि ये मोती रिचर्ड ने समंदर से कलेक्ट किए हैं। एमा कहती है कि उसके दिमाग में रिचर्ड के लिए कुछ अजीब ख्याल आते हैं। रिचर्ड एमा से उन ख्यालों के बारे में पूछता है पर एमा उसे कुछ नहीं बताती। एमा मोतियों के लिए रिचर्ड को थैंक्स बोलती है और उसे किस करती है। रात को ये दोनों क्रिसमस सॉन्ग गाते हैं और क्रिसमस मनाते हैं। एक दिन नहाते वक्त एमा को ब्लीडिंग होती है। उसे नहीं पता था कि ये पीरियड ब्लड है, इसलिए वो हेल्प के लिए जोर से चिल्लाती है। रिचर्ड वहां आता है और एमा उसे अपने पास आने से मना कर देती है। बाद में रिचर्ड एमा से पूछता है कि वो देखना चाहता है कि खून कहां से आ रहा था, पर एमा उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है, जिस पर रिचर्ड एमा पर गुस्सा हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। रिचर्ड कहता है कि वो एमा से सब बातें शेयर करता है, इसलिए एमा को भी उसके साथ सभी बातें शेयर करनी चाहिए। रिचर्ड नोटिस करता है कि एमा हमेशा उसे देखा करती थी। एमा रिचर्ड से कहती है कि वो उसकी मसल्स को देख रही थी। रिचर्ड को एमा को उसे देखना काफी अजीब लगता है। रिचर्ड नोटिस करता है कि उसकी बॉडी में हर जगह बाल उग रहे हैं। रात को एमा और रिचर्ड पैडी के बारे में बात करते हैं। एमा कहती है कि पैडी ने उन दोनों को जो भी बातें बताई थी वो सभी झूठी थी। रात को खाना खाते हुए रिचर्ड एमा से उसकी बॉडी में हो रहे बदलावों के बारे में बात करता है। रिचर्ड कहता है कि काश उसके पास कोई ऐसी किताब होती जिसमें उसके सभी सवालों के जवाब होते और वो जिंदगी को समझ पाता। एमा कहती है कि भगवान के अलावा और किसी के पास भी सभी सवालों के जवाब नहीं है। रिचर्ड काफी सीरियस हो जाता है, इसलिए एमा उसे हंसाने की कोशिश करती है। तभी रिचर्ड और एमा पास ही में ड्रम की आवाजें सुनते हैं। रिचर्ड कहता है कि शायद ये लोग बुगीमैन हो सकते हैं। अगले दिन रिचर्ड जब मछली पकड़ रहा था तब एमा उसे देख रही थी।
रिचर्ड और एमा एक दूसरे के पास आते हैं और बीच में ही एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं। रिचर्ड जब खाने के लिए मछली पकड़ रहा था तब एमा टापू के उस इलाके में चली जाती है जहां जाने के लिए पैडी ने उन्हें मना किया था। वहां पर एमा को खून दिखाई देता है। एमा रिचर्ड से कहती है कि उस टापू की दूसरी तरफ कोई बूगीमैन नहीं रहता। रिचर्ड एमा पर उस टापू पर जाने के कारण गुस्सा हो जाता है। एमा कहती है कि वहाँ बूगीमैन नहीं रहता, वो भगवान का घर है और वहाँ जाकर उन्हें भगवान की पूजा करनी चाहिए। रात को एमा को बुरा सपना आता है और वो डरी हुई नींद से जागती है। रिचर्ड एमा को संभालता है और एमा रिचर्ड से कहती है कि वो उसे कभी अकेला ना छोड़े और एमा और रिचर्ड किस करते हैं। थोड़ी देर बाद एमा रिचर्ड को खुद से दूर कर देती है। रात को जब एमा सो जाती है तब रिचर्ड उसके पास जाता है और उसे छूने की कोशिश करता है। एमा नींद से जागती है और रिचर्ड को उससे दूर रहने को कहती है। रिचर्ड एमा से नाराज हो जाता है और उससे बात करना बंद कर देता है। एमा रिचर्ड को मनाने की कोशिश करती है पर रिचर्ड एमा से बात नहीं करता। रिचर्ड फल लेने के लिए जंगल में चला जाता है। रिचर्ड पेड़ से एक शिप को देखता है और वो एमा की तरफ जाता है। वो देखता है कि एमा ने उस बोट को सिग्नल देने के लिए कोई आग नहीं जलाई। रिचर्ड एमा पर काफी गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि वो उसे छोड़कर अकेला ही सैन फ्रांसिस्को चला जाएगा। रिचर्ड अपनी बोट बनाता है और वहां से जाने लगता है पर उसकी बोट रास्ते में ही टूट जाती है और वो टापू पर लौटकर एक और बोट बनाने लगता है। एमा वहां आती है और रिचर्ड और उसकी बोट का मजाक उड़ाती है। एमा कहती है कि अभी आइलैंड ही उनका असली घर है और वो यहाँ से नहीं जा सकते। और इसके बाद एमा और रिचर्ड आपस में लड़ने लगते हैं। एमा रिचर्ड से कहती है कि उसने कई बार रिचर्ड को बिना कपड़ों के देखा है। एमा रिचर्ड की बॉडी का मजाक उड़ाती है और रिचर्ड भी एमा की बॉडी का मजाक उड़ाता है। एमा रिचर्ड को नारियल फेंक कर मारती है और रिचर्ड एमा को एक थप्पड़ मारता है। रिचर्ड घर जाता है और एमा का सामान घर से बाहर फेंक देता है। रिचर्ड कहता है कि ये घर उसने बनाया था, इसलिए एमा को अब अपना घर खुद बनाना होगा। अगली सुबह रिचर्ड देखता है कि एमा बीमार पड़ी थी। एमा रिचर्ड को बताती है कि उसने एक जहरीली मछली पर गलती से अपना पैर रख दिया था और उस जहर से एमा की हालत बुरी हो गई थी। एमा रिचर्ड से उसे टापू की दूसरी तरफ ले जाने को कहती है और रिचर्ड भी उसे वहां पर ले जाता है। रिचर्ड भगवान से प्रार्थना करता है कि वो एमा को ठीक कर दे और कुछ देर बाद एमा ठीक भी हो जाती है और वो वापस टापू पर चले जाते हैं। एमा के ठीक होने पर रिचर्ड काफी खुश हो जाता है। एमा और रिचर्ड किस करते हैं और पहली बार इंटीमेट होते हैं। कुछ दिन बाद रिचर्ड नोटिस करता है कि एमा ज्यादा खाने लगी है और वो काफी मोटी भी हो गई है। रिचर्ड और एमा उस रात बात करते हैं और एमा कहती है कि उसकी बॉडी में कुछ बदलाव हो रहे हैं और उसके पेट में कुछ हलचल भी हो रही है। रिचर्ड और एमा इस बात से अनजान थे कि एमा प्रेग्नेंट थी। कुछ टाइम बाद एमा का पेट काफी बड़ा हो जाता है। एक दिन रिचर्ड टापू की दूसरी तरफ से कुछ आवाजें सुनता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि कुछ आदिवासी लोग वहां पर नाच रहे थे। तभी ये आदिवासी एक आदमी का सर काटते हैं और उसकी बलि चढ़ाते हैं। ये देखकर रिचर्ड वहां से भागकर एमा के पास चला जाता है। रिचर्ड देखता है कि एमा काफी दर्द में थी और उसकी डिलीवरी होने वाली थी। एमा काफी कोशिश के बाद एक लड़के को जन्म देती है। इस बच्चे को देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं। इन्हें नहीं पता था कि ये बच्चा कैसे वहां पर आया। वो बच्चा लगातार रो रहा था और ये उसे खाने के लिए फल देते हैं। थोड़ी देर बाद इन्हें समझ आता है कि ये बच्चा फल नहीं खा सकता और एमा उसे अपना दूध पिलाती है। रिचर्ड एमा से कहता है कि उन्हें टापू की दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए था। रिचर्ड एमा को बताता है कि उसने वहां बहुत सारी भयानक चीजें देखी है। रिचर्ड को अब समझ आता है कि आइलैंड पर पड़े कंकाल असल में इंसानों के हैं और वो एमा और अपने बेटे का ज्यादा ख्याल रखने लगता है। रिचर्ड और एमा अपने बेटे का नाम पैटी रखते हैं। पैटी भी धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और ये तीनों उस टापू पर अपनी लाइफ को अडेप्ट कर लेते हैं। एक दिन ये तीनों समंदर के किनारे कीचड़ में खेल रहे थे। तभी रिचर्ड के पिता आर्थर का शिप वहां से गुजरता है और इन्हें देख लेता है। आर्थर रिचर्ड को पहचान नहीं पाता और वो कैप्टन से कहता है कि ये उसके बच्चे नहीं हो सकते। एमा और रिचर्ड भी आर्थर के शिप को इग्नोर करते हैं और अपने घर की तरफ चले जाते हैं। एमा रिचर्ड से कहती है कि वो उस टापू पर जाना चाहती है जहां पर वो सबसे पहले रुके थे। रिचर्ड एमा और पैटी को बोट में बिठाकर फल लेने के लिए जाता है। तब तक एमा की बोट बहकर थोड़ा दूर चली जाती है। रिचर्ड तैरकर बोट के पास जा रहा था, तभी वहां पर शार्क आ जाती है। एमा चप्पू को शार्क पर फेंकती है ताकि रिचर्ड को बचाया जा सके। बिना चप्पू के इनकी बोट समंदर में बहने लगती है और ये कुछ भी नहीं कर पाते। कुछ दिन तक बोट में फंसे रहने के बाद ये तीनों देखते हैं कि पैटी ने कुछ जहरीली बेरीज खा ली है। रिचर्ड और एमा को लगता है कि अब पैटी की मौत हो जाएगी, इसलिए ये दोनों भी वो बेरीज खा लेते हैं। मूवी के एंड में हम दोबारा आर्थर की शिप को देखते हैं जो एमा और रिचर्ड की बोट के पास आती है। आर्थर कैप्टन से पूछता है कि क्या ये तीनों मर चुके हैं। इस पर कैप्टन कहता है कि ये तीनों सिर्फ सो रहे हैं और आर्थर इन तीनों को अपनी बोट पर खींच लेता है और मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी का तीसरा पार्ट भी है जिसमें इसके बाद की स्टोरी है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।